जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी ने सीपीआई-एमएल के साथ गठबंधन को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीआई-एमएल का इतिहास याद दिलाते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। आप उनसे पता आप उनसे पूछिए कि जब हम कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो उस पर उनका क्या कहना? ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर उनका क्या कहना? ये समाज को बांटने वाले लोगों को क्या कहना? इन नारों पर उनको क्या कहना है? मित्रों, ये वोट आप अपने खातिर नहीं दे रहे हैं, ये वोट आप देश के खातिर दे रहे हैं, आप प्रदेश के खातिर दे रहे हैं। और इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप तय कीजिए कि प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है। आप तय कीजिए कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीपीआई-एमएल के साथ गठबंधन करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। एक दिन पहले बिहार के पालीगंज में हुई चुनावी रैली में उन्होंने टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वालों को चुनाव में सबक सिखाने की अपील की। उन्होंने आरजेडी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। राजद और कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर के आपके बीच में से छोड़ना चाहता, ये कोरोना से कम नहीं है। चलो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ भारत के उच्च संस्थानों में नारेबाजी कर रहे हो, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। और यही कुत्सित मंशा के साथ ये लोग आकर के एक बार फिर से देश के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद और उग्रवाद को फैलाने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को हमें कतई सफल नहीं होने देना है। बिहार के छपरा में जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के लिए प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू यादव के नाम के नारे लगे तो सीएम का गुस्सा फूट पड़ा। तेज प्रताप यादव के ससुर और आरजेडी से जेडीयू में आए चंद्रिका राय को पार्टी ने छपरा से चुनावी मैदान में उतारा, जहां सीएम नीतीश कुमार उनके लिए प्रचार करने पहुंचे और जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ, रैली में शामिल कुछ लोगों ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। रैली में लालू यादव के लिए नारेबाजी हुई तो सीएम नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। हंगामा कर रहे लोगों पर मुख्यमंत्री जमकर बरसे। यही नहीं, उन्होंने आरजेडी को भी निशाने पर ले लिया। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी, आज यहाँ पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है, बच्चे हो। काफी समझाने के बावजूद रैली में हंगामा जारी रहा। जवाब में कुछ लोग सीएम के लिए भी नारे लगाने लगे। जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। यह हंगामा सीएम की छपरा में हुई रैली में हुआ, जहां से चंद्रिका राय मैदान में है। चंद्रिका राय का मुकाबला आरजेडी के रणधीर सिंह से है, जो जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। महाराष्ट्र में अब किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है, जिसमें सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए दी गई सामान्य अनुमति वापस लेने का जिक्र है। इस आदेश के बाद सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेना जरूरी हो जाएगा। बीजेपी ने इस फैसले के लिए उद्धव सरकार को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। महाराष्ट्र badly needs central assistance. At that time, taking this type of decision, government of Maharashtra has vitiating the atmosphere between state and center, and ultimately people of Maharashtra will suffer because of this. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पक्की नौकरी और बकाया वेतन समेत कई मांगों के लिए सड़कों पर उतरे कर्मचारियों के प्रदर्शन ने हंगामे का रूप ले लिया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और श्रीनगर में भी कर्मचारियों ने राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कर्मचारियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया।
इससे पहले कर्मचारियों ने पक्की नौकरी और बकाया वेतन समेत कई मांगों के लिए नारेबाजी की और वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। हमें ऑर्डर चाहिए, हमें इन राइटिंग में कुछ चाहिए, ठोस फैसला होना चाहिए सामने, क्योंकि 26/12 से हम तरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के अलग अलग विभागों के 60,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पक्की नौकरी, बकाया वेतन और न्यूनतम वेतन तय करने की मांग पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरा रेस्टोरेंट उसकी चपेट में आ गया। चारों तरफ आग की ऊंची लपटें उठने लगी, जिन्हें देखकर आसपास के लोग खौफ से भर गए। बताया गया कि लोगों ने आनन फानन में रेस्टोरेंट में रखे सभी सिलेंडर हटा दिए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन दूसरे सामान को वो नहीं बचा पाए। कम से कम 3 लाख का इसमें राशन पानी और किचन का पूरा करोकरी था। दमकल के कर्मचारी जब तक आग को बुझा पाते तब तक पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो चुका था। अच्छी बात ये रही कि कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार अपने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देगी, जिसके लिए कैबिनेट ने 3,714 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी भी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पैसे सीधे कर्मचारियों के खातों में भेजे जाएंगे और इसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ दी। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो अब 23 अक्टूबर को एनसीपी में शामिल होंगे। उन्होंने राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। खाली एक आदमी ने मुझे जो तकलीफ दी बार बार, और जब भी मैंने ऊपर इसके बारे में कंप्लेन भी की खुद जाके, तो मेरे को न्याय नहीं मिला। बीजेपी ने भी एकनाथ खड़से का इस्तीफा मंजूर कर लिया। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने यह बात मानी कि देवेंद्र फडणवीस और खड़से के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। आप आरोप करिए, देवेंद्र जी उसका खंडन करेंगे। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में राजन बाबू टीबी अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने फिर 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। इनका आरोप है कि कोरोना संकट के दौर में भी लगातार अस्पताल में काम करने के बावजूद उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। ऐसे में अब उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। 5-6 महीने से हमारे को यही परेशानी हो रही है और कंटिन्यू सैलरी नहीं आ रही है। कोलकाता में एक पूजा पंडाल को फूलों की थीम पर तैयार किया गया। ऊंची प्रतिमाएं इस बार नहीं बनाई जा रही हैं, इसके चलते प्रतिमा इस बार छोटी है, लेकिन दुर्गा पूजा की जो भव्यता है उसमें कमी नहीं आई है। अमिताभ बच्चन ने एक बच्ची के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें ये बच्ची हरियाणवी गाने पर डांस करती नजर आई। अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनी एसएससी ने दुनिया की सबसे तेज कार बनाने का दावा किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड बुगाटी कंपनी की शिरॉन कार के नाम था, जिसने 490 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की थी। लेकिन एसएससी की इस नई कार ने बुगाटी को काफी पीछे छोड़ दिया। कुछ सेकंड के अंदर ही इस कार ने करीब 532 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। कार को एक ब्रिटिश ड्राइवर चला रहा था, जिसने जल्द ही पुराने रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया। कार की रफ्तार जांचने के लिए वहां कई सेंसर और कैमरे लगाए गए थे। इसके अलावा जीपीएस की मदद ली गई थी। एसएससी की इस नई कार की कीमत 1 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 9.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नागोर्नो कराबाख पर कब्जे के लिए जारी जंग में अजरबैजान ने बड़ी बढ़त का दावा किया। इस विवादित इलाके के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 24 दिन से जोरदार लड़ाई चल रही। लेकिन इस खूनी झड़प के बीच अब अजरबैजान ने आर्मेनिया पर बढ़त का दावा किया है। अजरबैजान के मुताबिक उनकी फौज ने आर्मेनिया को खदेड़कर नागोर्नो कराबाख के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। इन इलाकों पर 1994 के बाद से ही आर्मेनिया का कब्जा था। अजरबैजान की तरफ से इसके कुछ वीडियो भी जारी किए गए। इन वीडियो में अजरबैजान का तोपखाना दुश्मन के ठिकानों पर आग उगलता दिखाई दिया। अजरबैजान की तरफ से वहां दिन रात ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई। आर्मेनियाई ठिकानों पर जमकर रॉकेट भी दागे गए। अजरबैजान ने दावा किया कि इस हमले में आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा और उसके सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो गए। Düşman döyüş meydanında Azerbaycan ordusunun gücünü görür. Biz öz torpağımızda vuruşuruz. अजरबैजान ने आर्मेनियाई सैनिकों के कब्जे से भारी तादाद में हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां बरामद करने का भी दावा किया। बिहार की हायाघाट विधानसभा सीट से विधायक और आरजेडी उम्मीदवार भोला यादव पर विरोधी उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगा है।
जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया गया कि हायाघाट विधानसभा सीट पर जांच के दौरान कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए, जिनमें एक पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार मणिकांत यादव भी शामिल रहे। उनका आरोप है कि नामांकन रद्द होने के बाद आरजेडी उम्मीदवार ने उन्हें कैमरे के सामने धमकी दी, जिस पर आरजेडी विधायक ने भी सफाई दी। क्या ये संविधान में है कि क्या ये रूल में है कि कोई भी प्रत्याशी किसी का चेक कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो किसी का भी चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रत्याशी। तो मैंने भोला जी का भी चेक किया वहीं पे। दूसरी बात कि बाहर निकलकर किसी आज़ाद उम्मीदवार को धमकी भरी लहजे में कहना, ये बहुत गलत है। ये जंगल राज वापस अब आने वाला नहीं है। युवा जाग चुके हैं, युवाओं का प्रदेश है। अब युवा चाहते हैं कि युवा को रोजगार मिले, युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, न कि यहाँ पर धमका कर किसी को आप वोट करवा लीजिए। हमको राइट है एज ए कैंडिडेट, जो यदि हमें समय पर नहीं बुलाया गया तो समय के बाद बुलाया गया, किन कारणों से किनका नामांकन रद्द हुआ है, किन कारणों से किनका एक्सेप्ट हुआ है, एज ए कैंडिडेट हमको देखने का अधिकार है और उस अधिकार के तहत हम सभी प्रत्याशियों का नामांकन पत्र चेक किए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ बुनकरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ रोज पहले प्रदेश सरकार ने बुनकरों को सस्ती दर पर दी जाने वाली बिजली को खत्म कर दिया, जिसके विरोध में 15 अक्टूबर से कई जिलों के बुनकर हड़ताल पर चले गए। और इसी कड़ी में अंबेडकर नगर में भी बुनकरों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और पहले की तरह सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराने की मांग की। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कुछ लोग बैनर लेकर सड़क पर चलते दिखे तो कुछ हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते रहे। कुछ अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। अगर हम आज अपने पावलूमों को चलाते हैं तो हमारा पावलूम ही नहीं बिकेगा, हमारा घर का बर्तन, गहना, गुड़िया, जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। हम चलाने की स्थिति में बचे नहीं हैं। कोरोना से बचने के लिए प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यही नहीं, सरकार को घेरने के चक्कर में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी ताक पर रख दिया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले भी तेज होते दिख रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर पाकिस्तान की तारीफ करने का आरोप लगाया था। योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर वो वाकई में योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रूफ दिखाएं। हाँ, योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के, हमारे पूरे मेहनत और कारनामों को देखकर, मगर बिहार जाकर भी योगी दूल्हे भाई का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान और ओवैसी, क्या योगी को नहीं मालूम कि पाकिस्तान को हमने जाकर वहाँ पर हमने पाकिस्तान में भारत के बारे में बताया था, भारत की जमहूरियत के बारे में बताया था, मगर ये योगी का फ्रस्ट्रेशन है। एलएसी के पास भारत के निर्माण कार्यों पर कड़ा ऐतराज जताने वाला चीन भी तिब्बत तक रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से कर रहा है। चीन की चेंगडू से तिब्बत तक सबसे लंबी सुरंग में पटरी बिछाए जाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए तेजी से रेल लाइन बिछाने का काम होता हुआ दिखा। चीन के चेंगडू से तिब्बत तक रेल लाइन बिछते ही चीन की फौज के लिए एलएसी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सबसे अहम बात यह कि जहां ये रेल लाइन बिछाई जा रही है वो जगह मैकमेहन लाइन से बेहद करीब है। जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद के पास 44 पुलों का उद्घाटन किया था तो चीन ने कड़ा ऐतराज जताया था, लेकिन अब चीन खुद उससे भी 2 कदम आगे निकलने की कोशिश में है। इसीलिए चीन की इस रेल लाइन की वजह से भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पाकिस्तानी वीजा के लिए मची भगदड़ में 15 लोगों की मौत हो गई। वीजा लेने के लिए हजारों लोग पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के पास एक फुटबॉल स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे, जहां लोगों के बीच ऐसी होड़ मच गई कि उन्हें रोक पाना सुरक्षा कर्मियों के लिए भी मुश्किल हो गया। हजारों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए जब गेट बंद कर दिए गए तो लोग स्टेडियम की चारदीवारी को भी फांद गए।
हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। इस दौरान कुछ लोगों को छड़ी से भी पीटा गया, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं रुके। स्टेडियम के बाहर सैकड़ों महिलाएं भी वीजा की आस में खड़ी नजर आईं। बाद में लोगों ने किसी तरह अपने पासपोर्ट जमा करवाए। कुछ ही देर में वहां पासपोर्ट का अंबार लग गया। बताया गया कि इस भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी दूतावास ने इस घटना पर दुख जताया। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार अपने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देगी, जिसके लिए कैबिनेट ने 3,714 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी भी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पैसे सीधे कर्मचारियों के खातों में भेजे जाएंगे और इसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर में ब्लैक डे पर प्रदर्शनी लगाई गई। जम्मू कश्मीर में 22 अक्टूबर यानी सुबह से ब्लैक डे मनाया जाएगा। 1947 में इसी दिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। अब ब्लैक डे पर इसी के विरोध में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें इस हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें होंगी। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर हमला किया और उन पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित नहीं। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर कैलाश इलाके से 125 ग्राम हेरोइन बरामद की और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। नाइजीरिया के इस नागरिक पर वीजा खत्म होने के बाद भी राजधानी में रहकर नशे का कारोबार करने का आरोप है। मध्य प्रदेश की बैतूल जिला जेल में बंद हत्या और बलात्कार के 2 कैदियों को हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि इन दोनों ने जेल के अंदर कुछ जहरीली चीज खा ली, जिससे इनकी हालत बिगड़ गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। राजशाही और सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सरकार का समर्थन करते हुए कुछ लोग भी वहां पहुंच गए, जिससे माहौल गर्मा गया और देखते ही देखते उनके बीच हाथापाई हो गई। रैली के बीच में ही दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर मुक्के और लातों की बारिश कर दी। इस मारपीट को देखकर कई लड़कियां तो वहां से भाग गईं। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। हालांकि थोड़ी ही देर बाद पुलिस एक्शन में दिखी। उसने हाथापाई कर रहे लोगों को एक दूसरे से अलग किया, साथ ही घेरा बनाकर हंगामा करने वालों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब जाकर दोनों ही पक्षों के लोग शांत हुए। बिहार के समस्तीपुर जिले की रोसड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नागेंद्र कुमार विकल ने भरी सभा में उत्साहित होकर अपना कुर्ता फाड़ दिया। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी रोसड़ा को अलग जिला बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसी मुद्दे को लपकने की कोशिश की और उन्होंने भरी सभा में रोसड़ा को अलग जिले का दर्जा दिलवाने की प्रतिज्ञा लेते हुए अपना कुर्ता फाड़ दिया। कपड़ा नहीं पहनूंगा, यह हमारा नागेंद्र कुमार विकल वहां अपने कार्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद वो मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और इसी दौरान बातों ही बातों में उन्होंने रोसड़ा को अलग जिले का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठा दिया। यही नहीं, उन्होंने इस मांग के पूरी होने तक केवल धोती पहनने की प्रतिज्ञा ले डाली, जिसके बाद उन्होंने आओ देखा ना ताओ और फिल्मी अंदाज में सबके सामने अपना कुर्ता फाड़ने लगे। जब तक रोसड़ा को जिला घोषित नहीं करूंगा, जब तक मैं केवल धोती पर जिंदगी बिताऊंगा, कपड़ा नहीं पहनूंगा, यह हमारा कांग्रेस प्रत्याशी को ऐसा करते देखकर वहां मौजूद उनके समर्थक ताली बजाने लगे। कई लोगों ने तो उन्हें माला पहनाना शुरू कर दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए। रोसड़ा को अलग जिला बनाने की मांग 1998 से ही उठ रही है। यही वजह रही कि पिछले कई चुनावों की तरह इस बार के चुनाव में भी यह मुद्दा छाया हुआ है, जिसे भुनाने के लिए प्रत्याशी अलग अलग चुनावी हथकंडे अपनाते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा के मौके पर आज पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को शुभेच्छा संदेश देंगे। शुभेच्छा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रत्येक बूथ पर किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने राज्य की सभी 294 सीटों पर कार्यक्रम के प्रसारण की काफी तैयारियां की हैं। राज्य में करीब 78,000 मतदान केंद्र हैं। जानकारी के मुताबिक हर मतदान केंद्र पर 25 से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहेंगे। आज होने वाले कार्यक्रम से पहले पीएम ने ट्वीट के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी।
पाकिस्तान के कराची में एक इमारत में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ये धमाका इमारत में रखे गैस सिलेंडर में हुआ, लेकिन इसे आतंकी हमले से जोड़कर भी देखा जाने लगा, क्योंकि धमाका इतना जबरदस्त था कि 4 मंजिला इमारत के परखचे उड़ गए। उसकी 2 मंजिलें तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। इमारत का मलबा दूर दूर तक फैल गया। वहां से कई मीटर दूर खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तक दूर जा गिरी। स्टील और कंक्रीट से बनी इस इमारत की यह हालत देख वहां मौजूद पत्रकार ही इस पर सवाल उठाने लगे। सिलेंडर धमाका होता है तो सिलेंडर के टुकड़े दूर तक पड़े होते हैं, और जिस तरह का ये धमाका है 4 सिलेंडर मिलकर भी इतनी तबाही नहीं फैला सकते। बताया गया कि इमारत के निचले तल पर मौजूद बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहाँ मौजूद कई लोग मलबे में ही दब गए। वक्त पर मदद नहीं मिलने की वजह से भी कई लोगों को नहीं बचाया जा सका। जिंदा भी थे और कुछ किसी की कैजुअलिटीज भी हो गई थी, तो उसको भी हमने निकाला है फौरी रेस्क्यू करके, क्योंकि उस वक्त फौरन रेस्क्यू नहीं पहुंची थी। हालांकि बाद में राहत बचाव की कई टीमें पहुंची और इमारत में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। धमाके में आसपास की दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पुलिस की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। बताया गया कि बदमाश रुस्तम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ नए बिल ला सकती है। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि गहलोत सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। सरकार ने पंजाब की तर्ज पर विधानसभा में खेती से जुड़े नए बिल लाने की भी योजना बनाई है, जिससे राज्य में केंद्र के कृषि कानूनों को रोका जा सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी एक बिल अलग से ला सकती है। खबर है कि इस बिल में किसानों को एमएसपी से कम दाम पर फसल के लिए मजबूर करने पर कड़ी सजा का प्रावधान हो सकता है। साथ ही जरूरी चीजों की जमाखोरी पर पाबंदी को जारी रखने के लिए भी राजस्थान सरकार बिल ला सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार इसके लिए नवंबर में राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की रणनीति बना सकती है। सीएम योगी के नक्सलवाद वाले बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के नक्सलवाद वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। योगी आदित्यनाथ एनडीए प्रत्याशी की एक चुनाव सभा में बिहार के भोजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। आज फिर से इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद की चपेट में लाने की कुत्सित चेष्टाएं की जा रही हैं। सीएम योगी के इसी बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी भड़क गए और उन्होंने पलटवार करते हुए बीजेपी और योगी दोनों को निशाने पर ले लिया। नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक ये उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, चले बिहार को संभाल ले। दिल्ली की कोटला मुबारकपुर पुलिस ने एक ई कॉमर्स कंपनी से जुड़े एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया, जिस पर घर में सामान पहुंचाने के बजाय धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे उस्मानाबाद में किसानों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से निराश नहीं होने और सरकार की हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही सीएम ने साफ किया कि जल्द ही किसानों को राहत देने के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर बनाए गए एक पंडाल में अभिनेता सोनू सूद की मूर्ति लगाई गई। इस पंडाल में कुछ मूर्तियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान उन्हें मजदूरों की मदद करते हुए देखा गया। जॉर्जिया के जुगदीदी शहर में एक हमलावर ने कई बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया। बताया गया कि खतरनाक हथियारों से लैस उस हमलावर ने पैसों की भी मांग की। और जैसे ही ये खबर सामने आई, जॉर्जिया पुलिस ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि बंधक बनाए गए बैंक कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बैंक के अंदर दाखिल नहीं हुई। इस बीच वो हमलावर इधर उधर चहलकदमी करता दिखाई दिया। वहीं बंधक बनाए गए लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। कुछ लोग तो जमीन पर लेटे हुए नजर आए। बाद में एक महिला किसी तरह हमलावर को चकमा देकर बैंक से निकलने में कामयाब रही। उसे पुलिस वाले अपने साथ ले गए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और सैकड़ों लोग उस बैंक के बाहर इकट्ठा हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी घमासान के बीच बीजेपी ने अपना चुनावी गीत जारी किया, तो जवाब में कांग्रेस भी महागठबंधन सरकार बनाने के लिए नया वीडियो लोगों के सामने ले आई। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण की 71 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले बिहार चुनाव में सुरीला सियासी संग्राम छिड़ चुका है। फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बना हुआ ये भैया, अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ा हुआ ये भैया। होंगे सपने सब साकार, मिले हर युवा को रोजगार। बीजेपी ने बिहार में एनडीए के लिए अपना चुनावी गीत जारी कर दिया। इस गीत को पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने अपनी आवाज दी। सड़क पानी बिजली के, सड़क पानी बिजली के राजनीति फैलावा ये भैया। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के चर्चित गीत जिया तू बिहार के लाला को बीजेपी ने एनडीए के चुनावी गीत की शक्ल दी, तो जवाब में कांग्रेस भी अपने गीत के साथ मैदान में उतर आई। बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार
हाल। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। बांद्रा पुलिस ने नोटिस जारी कर दोनों को 26 और 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में साहिल अशरफ अली नाम के शख्स ने याचिका दायर कर दोनों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कंगना के खिलाफ FIR करने का आदेश दिया था। इसी मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया है। मुंबई पुलिस के समन पर कंगना ने एक ट्वीट के जरिए तंज कसा और जल्द आने का भरोसा दिया। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया में पुलिस की ज्यादती का विरोध कर रहे लोगों पर खुलेआम फायरिंग की गई, जिससे कई लोगों की मौत की भी खबर है। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ पिछले 2 हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे नाइजीरिया के नौजवान एक बार फिर अबुजा की सड़कों पर उतरे थे। लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां से गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। सामने आए एक वीडियो में लोग फायरिंग की आवाज सुनकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। sit down, sit down, sit down. इस घटना से जुड़े एक और वीडियो में सुरक्षा बल के जवान और प्रदर्शनकारी आमने सामने नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, जिस पर सुरक्षा बल के जवानों ने वहां हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले इन लोगों ने अबुजा की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने चोरी, डकैती और अपहरण जैसे मामलों की जांच करने वाली नाइजीरिया पुलिस की इकाई स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए उसे खत्म करने की मांग की। I didn't commit any crime. I'm not into any criminal activities that are going to make them to come to my house around that time. इन प्रदर्शनों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस हिरासत में एक आदमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा के मौके पर आज पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर काफी तैयारियां की हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से भी अपना टेस्ट करवाने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज पटना में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। इस दौरान पार्टी के कई नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। यूपी के कानपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं और वो काफी समय से फरार चल रहे थे। मुठभेड़ में दोनों ही लुटेरों के पैर में गोलियां लगी हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हापुड़ में एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग में रेस्टोरेंट पूरी तरह से जल गया। कितना नुकसान है? लगभग कम से कम 3 लाख का। इसमें राशन पानी और किचन का पूरा करोकरी था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL के अपने मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 84 रन ही बना पाई, जिसका पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने सिर्फ 13.3 ओवर में 2 विकेट पर 85 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित पुलवामा की एक पेंसिल फैक्ट्री चर्चा में आ गई है। ये फैक्ट्री सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार का बड़ा साधन साबित हो रही है। जहां पुलवामा के अलावा देश भर के करीब 250 लोग काम करते हैं, जिनमें आधा से ज्यादा बिहार, असम और बंगाल के रहने वाले हैं। घाटी में तनाव और कोरोना की मार के बीच वो बिना किसी परेशानी के इस पेंसिल फैक्ट्री में काम करते नजर आए। इतना ही नहीं, वो पूरी लगन के साथ अपने काम को बखूबी निभाते भी दिखे। 7,000 कमाते हैं महीने में, तो हम यहाँ पे लगभग 50-60 लड़के हैं। यहाँ पे हमें रोजगार में, हम गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, हमें यहाँ पे रोजगार मिलता है। आतंकवाद प्रभावित पुलवामा में इस पेंसिल फैक्ट्री की शुरुआत 8 साल पहले हुई थी, जिसकी सालाना कमाई अब 13 करोड़ के पार पहुंच गई। बहुत ही नेक काम उन्होंने कर दिया और ये फैक्ट्री यहाँ बिठा दी। हम जैसे बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का मतलब मौका फराहम किया है। रोजी रोटी का जरिया मिलने से इलाके के लोग तो खुश दिखे ही, दूसरे शहरों से आए मजदूरों ने भी काम मिलने पर अपनी खुशी जताई। मेरे को 7 साल हो गया है इसी फैक्ट्री में। यहाँ आसाम के है 150 बंदा है, हमारा इसी से चल रहा है सर घर। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से वहाँ काम करने वाले लोगों के रहने का भी इंतजाम किया गया।
एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में 26 और 27 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक होगी। अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत के तीसरे चरण की मेजबानी भारत करेगा। इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा सचिव मार्क टी एस्पर बैठक के लिए दिल्ली आएंगे। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत के पड़ोस के क्षेत्र के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के मंत्रियों के बीच होने वाली इस बैठक की तैयारियां जोरों पर है। I'm especially looking forward to doing that with Secretary Esper and our 2+2 ministerial dialogue with our Indian friends. It's been postponed because of the virus. I'm glad we're going to be able to execute that in person here in just a few days. I'm sure that my meetings will also include discussions on how free nations can work together to thwart threats posed by the Chinese Communist Party. रूस से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक ट्रक की एक फुटओवर ब्रिज से टक्कर हो गई। हादसे से ठीक पहले वो ट्रक हाईवे के एक और खड़ा था और अपनी लेन में घुसने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ट्रक का ड्राइवर यह भूल गया कि सामान को अनलोड करने के बाद उसके ट्रक का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर ही उठा रह गया। कुछ देर बाद धीमी रफ्तार में ट्रक अपनी लेन में आया और आगे बढ़ गया। फिर चौड़ी सड़क को देख ट्रक के ड्राइवर ने रफ्तार भी बढ़ा दी। जैसे ही वो ट्रक फुटओवर ब्रिज के पास पहुंचा तो उसका ऊपर उठा हुआ हिस्सा फुटओवर ब्रिज से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पूरा फुटओवर ब्रिज धड़ाम से सड़क पर गिर गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे के वक्त उस फुटओवर ब्रिज के ऊपर कोई नहीं चल रहा था। हालांकि फुटओवर ब्रिज के गिरने से दूसरी ओर से आ रहा एक ट्रक उसके नीचे दब गया और उसका ड्राइवर घायल हो गया। बताया गया कि जिस ट्रक की टक्कर हुई उसके ड्राइवर को भी मामूली चोटें आईं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने उनके बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना और उन्हें 48 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कमलनाथ के बयान की शिकायत की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारियों से मामले पर पूरी रिपोर्ट तलब की थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि कमलनाथ का वो बयान जिस पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ड्रग्स केस में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों पर शिकंजा कसने की फिर से तैयारी शुरू कर दी। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि ड्रग्स केस में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है और एनसीबी इन सभी आरोपियों की पिछले 6 साल की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रहा है, जिससे यह पता चल सके कि आखिर पिछले 6 साल में उन्होंने कितनी संपत्ति बनाई और किस तरीके से बनाई। साथ ही यह पड़ताल भी की जा रही है कि ड्रग्स के धंधे से हुई कमाई या उसकी खरीद फरोख्त से भी संपत्ति बनाई गई या नहीं। एनसीबी इन सभी आरोपियों की पिछले 6 साल की बैंक डिटेल, इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल और उनकी कमाई के जरिए का पता कर रही है। आने वाले दिनों में रिया और सोबिक सहित उन तमाम आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो इस केस में घेरे में आए थे। पूरा फोकस इस बात पर है कि आखिर इन्होंने इतनी संपत्ति कैसे बनाई, उसका राज पता किया जाए। देशद्रोह के आरोपी के परिवार से मुलाकात पर राहुल गांधी घिर गए। देशद्रोह के आरोप में मथुरा से गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार कप्पन की परिवार की राहुल गांधी से मुलाकात पर सियासी संग्राम छिड़ गया। पत्रकार कप्पन पर पीएफआई कार्यकर्ता होने का आरोप है। पीएफआई और कांग्रेस आज एक है, चाहे पीएफआई के लिंक आतंकवादियों से पाए जाए। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपों के पीछे बिहार चुनाव को वजह बता दिया। उनके परिवार के लोग उनको आके मिले, उन्होंने अपनी बात कही, पर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि जब तक बिहार के अंतिम चरण के चुनाव नहीं होंगे तब तक तनिष्क भी आएगा, तब तक कप्पन परिवार के भी इश्यूज को आपको उठाएं। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में कोरोना संकट की वजह से दुर्गा पूजा की पहले जैसी रौनक नहीं है। नवरात्र में पंडालों से भरे रहने वाले इस इलाके में अब सिर्फ कालीबाड़ी मंदिर में ही दुर्गा मूर्ति लगाई गई। साथ ही लोगों को दुर्गा पूजा ऑनलाइन दिखाने के भी इंतजाम किए गए हैं। इस बार त्योहार को सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन पूजा रहेगी, लोग घर से दर्शन कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दशहरे पर सिक्किम जाएंगे, जहां वो चीन सीमा के पास तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे। साथ ही राजनाथ एलएसी का भी दौरा करेंगे और वहां शस्त्र पूजन में हिस्सा लेंगे।
प्रीति जिंटा ने दुबई में अपना 20वां कोरोना टेस्ट करवाया। इसका एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और खुद को मजाक में इस टेस्ट की क्वीन यानी रानी बताया। प्रीति आईपीएल में अपनी टीम किंग्स 11 पंजाब का समर्थन करने के लिए पिछले महीने दुबई पहुंची थी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने नवंबर में होने वाले पेरिस मास्टर्स में खेलने से मना कर दिया। हालांकि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे। उनके प्रचार अभियान की शुरुआत दोपहर 12 बजे बुलंदशहर से होगी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ अमरोहा और फिरोजाबाद में भी चुनावी रैली करेंगे। यूपी में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। दक्षिण इजराइल के खान यूनिस में सेना ने दुश्मनों की एक सुरंग पकड़ने का दावा किया। इस सुरंग को कई मीटर तक तैयार भी कर लिया गया था, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही वो इजराइल की सेना की नजर में आ गई, जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और उसे तबाह करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस काम में खुदाई करने वाली कई बड़ी मशीनों को उतारा गया, जो सुरंग के रास्ते को ऊपर की तरफ से तहस नहस करती नजर आई। अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया कि ये साजिश इजराइल की सीमा से लगी गाजा पट्टी की तरफ से रची गई, क्योंकि उसका मुख्य रास्ता उसी की तरफ है और दूसरा रास्ता इजराइल के खान यूनिस इलाके में दाखिल होने के लिए बनाया जा रहा था। जमीन के अंदर सुरंग की इस साजिश को चरमपंथी संगठन हमास ने अंजाम दिया या फिर इसके पीछे किसी और संगठन का हाथ है, अभी इसका पता नहीं चल सका। बीजेपी आज बिहार के लिए सुबह 10 बजे विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना के एक होटल में होने वाले कार्यक्रम में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस दौरान बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव के लिए घमासान तेज है और पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी निर्मला सीतारमण और इस दौरान उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी, भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव की रैलियों में हो रही भीड़ से उत्साहित आरजेडी के जीत के दावे पर एनडीए ने तंज कसा। इस बार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव मैदान में नहीं है। उनके जेल में होने की वजह से प्रचार की सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो एक दिन में करीब 10 रैलियां कर रहे हैं, जिनमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इन रैलियों में शामिल लोगों में तेजस्वी के लिए जबरदस्त उत्साह भी नजर आया, जिसे उन्होंने उनके सामने जाहिर किया। रैलियों में उमड़ा जन सैलाब देखकर तेजस्वी यादव का हौसला भी आसमान छूने लगा। लोगों के प्यार और समर्थन को देखकर महागठबंधन की अगुवाई करने वाले तेजस्वी का जोश इतना हाई हो गया कि उन्होंने सत्ता में वापसी का दावा कर दिया। तेजस्वी जी बहुत भीड़ है, वोट में तब्दील होगा। जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। लेकिन एनडीए ने इन दावों पर चुटकी लेने में देर नहीं की और अपनी जीत की भविष्यवाणी कर दी। भीड़ और वोट दो अलग चीज है। चुनाव की नतीजा आएगा, बिहार की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करेंगे। खबर है कि 23 अक्टूबर को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक संयुक्त रैली करने वाले हैं। 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले इस रैली को अहम माना जा रहा है, जिसके जरिए महागठबंधन अपनी एकता दिखाने की कोशिश करेगा। हरियाणा के झज्जर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हथियारों के दम पर कुछ बदमाश बैंक से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश हथियार लेकर बैंक के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। बैंक में घुसते ही एक बदमाश बंदूक से वहां मौजूद लोगों को डराने की कोशिश करता दिखा, तो वहीं एक दूसरा बदमाश पिस्तौल के दम पर लोगों को धमकाता नजर आया। इस बीच बदमाशों से बचने के लिए वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन हथियार का डर दिखाकर बदमाशों ने सभी को चुप करा दिया। बाद में बदमाश बड़े आराम से बैंक से 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कैश लूटा गया है बैंक से, करीब 7 लाख के आसपास कैश गया है। एग्जैक्ट गिनती अभी चल रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी मल्टीपल टीम्स इसमें लगी हुई हैं। दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात का पता चलते ही पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में वहां पुलिस की कई टीमें पहुंच गईं। कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचकर घटना की छानबीन करते दिखे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक रैली के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। आरोप लगाया गया कि बीजेपी की इस रैली में टीएमसी के कार्यकर्ता हंगामा करने के लिए पहुंच गए, जिस पर बीजेपी भड़क गई और उसके कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का विरोध किया। देखते ही देखते दोनों दलों के लोग डंडा लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। इस मारपीट में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। दोनों ही दलों के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद बवाल जारी रहा।
बाद में खुले मैदान में भी वो लोग लड़ाई करते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और हंगामे को शांत कराने के लिए उसने लाठीचार्ज का सहारा लिया। बीजेपी और टीएमसी के बीच हुई इस झड़प में कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया। चीन के जासूसी नेटवर्क से पूछताछ में जांच एजेंसियों को कई चौंकाने वाली बातें पता चली। न्यूज 18 के अनुराग ढांडा की रिपोर्ट है कि जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई बड़े दफ्तरों से जुड़ी अहम जानकारियां देने के निर्देश चीन ने अपनी जासूसी टीम को दिए थे। जासूसों को अहम पदों पर तैनात अफसरों से जुड़ी सारी जानकारियां चीन तक पहुंचानी। यही नहीं, चीन की जासूसी टीम में मौजूद एक लड़की ने कोलकाता की एक महिला से भी संपर्क किया था और उस महिला से मिले कुछ दस्तावेजों को चीन की भाषा मैंडरिन में ट्रांसलेट करने के बाद चीन भेजा जाना था। खबर है कि ये दस्तावेज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता की पत्नी तक पहुंचाने थे। ये जानकारी मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों ने कोलकाता समेत कई शहरों में पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पीएमओ समेत बड़े दफ्तरों में काम करने वाले कई अधिकारियों की जानकारियां खंगाली जा रही थी। यह नेटवर्क ये जानने की कोशिश करता था कि पीएमओ में कौन शख्स किस पद पर तैनात है, कौन कितना अहम है और किसका कितना प्रभाव है। पिछले महीने एक चीनी महिला के साथ उसके एक साथी और एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। राज्यपाल और उद्धव ठाकरे में मनमुटाव की अटकलें तेज हो गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया था। तय समय पर उद्धव ठाकरे तो मंच पर पहुंच गए, लेकिन राज्यपाल के मुंबई में होने के बावजूद वहां नहीं पहुंचने से दोनों के बीच मनमुटाव की अटकलें तेज हो गईं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इन्होंने एक गहने के कारोबारी से लूटपाट की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को जाने की मंजूरी नहीं दी, लेकिन पंडालों में रोज तय संख्या में अलग अलग आयोजकों को जाने की इजाजत दे दी गई। साथ ही पंडाल में आयोजकों की संख्या 25 से बढ़ाकर 45 भी कर दी गई। श्री श्री रविशंकर ने लोगों से नवरात्र में भी कोरोना नियम मानने की अपील की। उन्होंने घर पर ही रहकर पूजा करने और मंदिरों में होने वाली भीड़ से बचने की सलाह दी। हर साल नवरात्रों में सब मंदिर जाते थे, आश्रम जाते थे, मगर इस साल माता आपके घर में आ रही है, इसलिए बाहर मत जाना। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में 2 लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक लड़की पर तेजाब से हमला कर दिया। जिस समय यह हमला हुआ, ये लड़की अपने घर पर सो रही थी। फिलहाल इस हमले में झुलसी लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बिहार के छपरा में लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय सीएम नीतीश कुमार के पैर छूती हुई नजर आई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से अलग रह रही उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे अपने पिता चंद्रिका राय के लिए वोट मांगे। पहली बार राजनीतिक मंच साझा करते हुए उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय की बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने भी ऐश्वर्या के बहाने लालू यादव के परिवार को निशाने पर लिया। इस दौरान वहां लालू यादव के समर्थन में नारे लगने लगे, जिस पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो। मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक नए अभियान की शुरुआत की। दावा किया गया कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम के इस अभियान से दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 15 से 20% तक की कमी आ सकती है। यही वजह रही कि दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर इस अभियान की शुरुआत कर दी।
भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर कर्मचारियों और सिविल डिफेंस के लोगों को तैनात कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास के एक चौराहे पर सिविल डिफेंस से जुड़ी कुछ महिलाएं गाड़ियों को बंद रखने की अपील करती दिखी। ITO चौराहे पर भी कमोबेश ऐसा ही नजारा दिखा। कुछ होर्डिंग और पोस्टरों के जरिए इस अभियान से लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, रेड लाइट होने पर सिविल डिफेंस के कुछ लोग गाड़ियों के पास पहुंच गए और उनमें बैठे लोगों को फूल देकर इंजन बंद रखने के लिए समझाते दिखे। और लोगों से हम ये फूल देकर निवेदन करते हैं जो अपनी रेड लाइट पर जो है अपनी गाड़ी को कृपया इंजन को बंद रखें। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि इस अभियान से प्रदूषण में काफी कमी आएगी। अगर ये हमारा बिहेवियर चेंज होता है तो व्हीकल पोल्यूशन का 15 से 20% तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। दिल्ली में यह अभियान इसी तरह 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलाया जाएगा। कोरोना महामारी के शुरू होने के 7 महीने बाद पहली बार विदेशी पर्यटकों का एक समूह थाईलैंड पहुंचा। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वहां की सरकार ने पर्यटन क्षेत्र पर लगी पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया, जिसके बाद चीन के 39 पर्यटकों का एक समूह राजधानी बैंकॉक के पास मौजूद समुद्र प्रकांड प्रांत पहुंच गया। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां कई तरह के एहतियात भी बरते गए। एयरपोर्ट पर तैनात कर्मचारियों ने सबसे पहले सैलानियों के सामान पर केमिकल का छिड़काव किया। इसके बाद उन्हें PPE किट पहनने के लिए दी। सारी जांच पड़ताल करने के बाद सैलानियों को बसों में बैठाकर रवाना कर दिया गया। 90 दिनों के स्पेशल वीजा पर थाईलैंड पहुंचे पर्यटकों को 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद ही वो घूमने फिरने के लिए बाहर निकल पाएंगे। महाराष्ट्र में अब किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है, जिसमें सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए दी गई सामान्य अनुमति वापस लेने का जिक्र है। इस आदेश के बाद सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेना जरूरी हो जाएगा। बीजेपी ने इस फैसले के लिए उद्धव सरकार को निशाने में लेने पर देरी नहीं लगाई। महाराष्ट्र badly needs central assistance. At that time, taking this type of decision, government of Maharashtra has vitiating the atmosphere between state and center, and ultimately people of Maharashtra will suffer because of this. पाकिस्तान अब गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत सुलग रहा है, जहां सेना और पुलिस आमने सामने है। पुलिस और सेना के बीच संग्राम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से शुरू हुआ और अब खबरें यह हैं कि पाकिस्तान की फौज पूरे कराची शहर पर कब्जा कर चुकी है और कराची में तैनात पुलिस वाले लंबी छुट्टी पर चले गए। आरोपों के मुताबिक कराची के पुलिस चीफ को सेना ने अगवा कर लिया, जिसके बाद पुलिस ही नहीं आम लोगों का भी गुस्सा सेना पर फूट पड़ा। रात के वक्त कराची की सड़कों पर आर्मी चीफ बाजवा के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने भी हमले का मौका नहीं चूका। आज के बाद शायद आपको कोई शक व शुबा नहीं रह गया होगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर इस तरह स्टेट बग स्टेट। पुलिस और सेना के बीच हुए संग्राम की भेंट कराची की एक बहुमंजिला इमारत चढ़ गई। धमाका इतना बड़ा हुआ कि इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया और कई लोगों की जान चली गई। खबर है कि सेना ने पूरे शहर को कब्जे में ले लिया है और हर थाने में पुलिस वालों की जगह सेना तैनात है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब पुलिस और सेना का इस कदर आमना सामना हुआ हो। बिहार की कांटी विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जलाल पर निर्दलीय उम्मीदवार अजीत कुमार को धमकी देने का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। इस मामले को पूर्व मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार अजीत कुमार ने चुनाव आयोग में ले जाने की भी बात कही और वायरल वीडियो पर जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जलाल पर हमले तेज हो गए। इस वीडियो में उन पर धमकी देने का आरोप लगा। अगर कोई अजीत कुमार का कार्यकर्ता सुनता होगा तो खबर कर देना। अगर उसका हिम्मत है, मैं एक कार्यकर्ता को लड़का के देखे घर में घुस के। मोहम्मद जलाल के वीडियो पर कांटी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अजीत कुमार ने कार्रवाई की मांग की। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी विधि सम्मत बात होगी हम कार्रवाई करावे। हालांकि जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जलाल ने अजीत कुमार पर उनके समर्थकों को धमकाने का आरोप मढ़ दिया। सब कार्यकर्ता को जाके धमका रहे हैं घर पर। उस कार्यकर्ता को रात में जाके उसका गेट को खुलवा के कहते हैं 15 दिन के बाद तुमको बताएंगे। चुनावी मैदान में बतौर निर्दलीय उतरे अजीत कुमार 2 बार जेडीयू के लिए कांटी सीट जीत चुके हैं और मोहम्मद जलाल को पहली बार जेडीयू से इस सीट पर टिकट मिला है, जिसके बाद से दोनों नेताओं में वार पलटवार जारी है। जेडीयू उम्मीदवार शशि भूषण हजारी का लोगों ने फिर विरोध किया। बिहार की कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के जेडीयू उम्मीदवार शशि भूषण हजारी का लोगों ने फिर विरोध किया। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे जेडीयू उम्मीदवार को गांव वालों ने घेर लिया और पिछले 5 साल में एक बार भी इलाके में नहीं आने पर नाराजगी जताई।
लोगों के विरोध के बाद जेडीयू उम्मीदवार को वहां से लौटना पड़ा। सीबीआई को अब महाराष्ट्र में बिना इजाजत एंट्री नहीं मिलेगी। उद्धव ठाकरे की सरकार ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली, यानी कि अब महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच के लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर एक कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मुंबई के सांता क्रूज कुर्ला लिंक रोड पर हुए सड़क हादसे में एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। बताया गया कि बाइक सवार को बचाने की कोशिश में एक आदमी ने अपनी कार रोक दी, तभी पीछे से आ रही गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बिहार नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को 24 घंटे गश्त पर बने रहने का आदेश दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे धर दबोचा। तो सब इंस्पेक्टर थे पुलिस की टीम के साथ, उनकी पिस्टल छीनी और भागने की कोशिश करी और आगे जाके उन पर फायर भी मारा। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेंदुआ बीच सड़क पर गाड़ियों के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ये तेंदुआ वहां पेंच नेशनल पार्क के पास के एक इलाके में दिखाई दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सामने आए एक वीडियो में तेंदुआ दौड़कर सड़क पार करता हुआ नजर आया। ये देख वहां मौजूद लोग घबरा गए। साइकिल से गुजर रहे लोगों की सांस तो हलक में आ गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया। वो काफी देर तक सड़क पर इसी तरह इधर उधर भागता रहा। इससे वहां से गुजरने वाले लोग दहशत में आ गए। गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने तो जान जोखिम में डालकर उसका वीडियो बनाने की भी कोशिश की। देखना, कांच पूरा मत खोल। सामने आए एक वीडियो में तेंदुआ गाड़ियों के साथ दौड़ता हुआ भी नजर आया। जिस इलाके में तेंदुए को देखा गया वो पेंच नेशनल पार्क के काफी नजदीक है। अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनी एसएससी ने दुनिया की सबसे तेज कार बनाने का दावा किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बुगाटी कंपनी की शिरॉन कार के नाम था, जिसने 490 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की थी। लेकिन एसएससी की इस नई कार ने बुगाटी को काफी पीछे छोड़ दिया। कुछ सेकंड के अंदर ही इस कार ने करीब 532 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। कार को एक ब्रिटिश ड्राइवर चला रहा था, जिसने जल्द ही पुराने रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया। कार की रफ्तार जांचने के लिए वहां कई सेंसर और कैमरे लगाए गए थे। इसके अलावा जीपीएस की भी मदद ली गई। एसएससी की इस नई कार की कीमत 1 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 9.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों की कड़ी कार्रवाई से वहां छिपे हुए आतंकियों में दहशत मच गई। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए और जवानों के डर से आतंकी अपने ठिकानों में छिपे हुए हैं। इतना ही नहीं, अपनी पहचान छिपाने और सुरक्षा बल से बचने के लिए घाटी में आतंकी बुर्का पहनकर घूम रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी भी मिली कि पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के इशारे पर वो कायराना तरीके से घात लगाकर हमला करने की फिराक में। और इन आतंकियों में लश्कर तैयबा का कमांडर फैयाज भी शामिल है, जो कई बार सुरक्षा बल पर ग्रेनेड से हमला कर चुका है। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। बांद्रा पुलिस ने नोटिस जारी कर दोनों को 26 और 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में साहिल अशरफ अली नाम के शख्स ने याचिका दायर कर दोनों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कंगना के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया था। इसी मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया है। मुंबई पुलिस के समन पर कंगना ने एक ट्वीट के जरिए तंज कसा और जल्द आने का भरोसा दिया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भीड़ को काबू में करने के लिए मेट्रो स्टेशनों की तरह फ्लैप गेट लगा दिए गए। फ्लैप गेट तभी खुलते हैं जब किसी मुसाफिर की टिकट कंफर्म होती है। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों को रोकने के लिए इन गेट का सहारा लिया और रेलवे स्टेशन के अंदर 5 फ्लैप गेट लगा दिए, जिसके बाद वहां पहुंचे मुसाफिर उनकी टिकट पर मौजूद क्यूआर कोड को एक एक कर गेट पर स्कैन करते नजर आए। रेलवे स्टेशन पर फ्लैप गेट के सामने एक स्क्रीन भी लगी दिखी, जिसके जरिए यह पता चला कि क्यूआर कोड को स्कैन करने वाले शख्स की टिकट कंफर्म्ड है या नहीं। साथ ही स्क्रीन पर उस यात्री के शरीर का तापमान भी सामने आ गया। क्यूआर कोड चेक करने के लिए बेसिकली फ्लैप गेट्स लगाए, ताकि जिनके वैलिड टिकट्स है वही लोग जो है इस कोविड महामारी संकट के समय में जो है ट्रैवल करे। टिकट और शरीर का तापमान सही मिलने के बाद ही यात्री स्टेशन के अंदर जा सके। वहां लोगों पर निगरानी रखने के लिए कुछ रेलवे कर्मचारी भी मौजूद दिखे।
खबर है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से इसके लिए सारे इंतजाम करने को भी कह दिया है। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि जल्द ही लोगों को कोरोना से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि इसकी वैक्सीन आने वाली है। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, इसीलिए केंद्र की ओर से महाराष्ट्र सरकार को इसके इंतजाम से जुड़े निर्देश दिए गए, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार वैक्सीन को निचले स्तर के लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। साथ ही केंद्र की ओर से पर्याप्त फ्रीजर के इस्तेमाल के इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि वैक्सीन ज्यादा समय तक सुरक्षित रखी जा सके। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे जेडीयू उम्मीदवार मदन साहनी को लौटना पड़ा। बिहार के बहादुरपुर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार मदन साहनी का लोगों ने विरोध किया। इलाके में विकास नहीं होने से नाराज गांव वालों ने उनके सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद जेडीयू उम्मीदवार को वहां से लौटना पड़ा। बिहार के अलवर में आयोजित एक सभा से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लौटना पड़ा। सभा में तेजस्वी यादव के आते ही भीड़ बेकाबू हो गई और लोग मंच तक पहुंच गए। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसका लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद तेजस्वी यादव वहां से चले गए। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश रुस्तम पर कई मामले दर्ज हैं और पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रेलवे कर्मचारी की हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने 3 दिन पहले इस कर्मचारी की हत्या कर दी थी। वहीं जो फावड़ा एक रखा हुआ था, उसी को यूज करके इसको फावड़े से इसके चेहरे पे वार करते हुए इसकी इन्होंने हत्या कर दी। बिहार के बगहा में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में टाइगर जिम में कसरत करते दिखाई दिए। ब्राजील के साओ paulo में करीब 200 तोतों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। बताया गया कि 2 तस्कर इन तोतों को एक गाड़ी में भरकर बेचने के लिए ले जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और वहां से मिले सभी तोतों को जानवरों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ को सौंप दिया। ये सभी तोते काफी छोटे थे और इसीलिए तस्करों के लिए इन्हें उनके घोंसलों से पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। एनजीओ के लोगों को जब ये नन्हे पक्षी मिले तब उनकी हालत काफी खराब थी। इन सभी को लकड़ी के कई बक्सों में एक साथ रखा गया था। वो बुरी तरह फड़फड़ा भी रहे थे। हालांकि एनजीओ के लोगों ने बाद में इन्हें सिरिंज के जरिए खाना खिलाया, जबकि कई तोतों को दवाइयां भी दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा के मौके पर आज पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी करीब 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को शुभेच्छा संदेश देंगे। शुभेच्छा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रत्येक बूथ पर किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने राज्य की सभी 294 सीटों पर कार्यक्रम के प्रसारण की काफी तैयारियां कर ली हैं। राज्य में करीब 78,000 मतदान केंद्र हैं, जिनकी जानकारी के मुताबिक हर मतदान केंद्र पर 25 से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहेंगे। आज होने वाले कार्यक्रम से पहले पीएम ने ट्वीट के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। कोरोना संकट के बीच गुजरात के राजकोट में 139 गांव सुर्खियों में आ गए, जहां कोरोना का एक भी मरीज अब तक सामने नहीं आया है। राजकोट जिले में कुल 598 गांव हैं और दावा किया गया कि करीब 460 गांवों में कोरोना पांव पसार चुका है। लेकिन 139 गांवों में लोगों की सूझबूझ की वजह से कोरोना को एंट्री नहीं मिल पाई। सामने आई एक तस्वीर में ऐसा ही एक गांव कड़कोट दिखा, जहां सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आए। गांव की ज्यादातर सड़कें सुनसान दिखी। पता चला कि कोरोना की वजह से वहां के लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलते और कोरोना नियमों का बहुत हद तक पालन करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना काम घर से बाहर नहीं निकलता और सभी अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हैं। कड़कोट की तरह बाकी दूसरे गांवों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आए, क्योंकि जिस तरह से गांव लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं, मास्क पहनते हैं, उसके चलते राजकोट जिले के ज्यादातर गांवों में अब तक कोरोना की एंट्री नहीं हो पाई है। इस काम में प्रशासन के लोगों ने भी गांव वालों का खूब साथ दिया और यही वजह रही कि राजकोट की 96 तहसीलों में 27 तहसीलों को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी ने सीपीआई-एमएल के साथ गठबंधन को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीआई-एमएल का इतिहास याद दिलाते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। आप उनसे पता कीजिए, आप उनसे पूछिए कि जब हम कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो
तो उस पर उनका क्या कहना? ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर उनका क्या कहना? ये समाज को बांटने वाले लोगों को क्या कहना? इन नारों पर उनको क्या कहना है? मित्रों, ये वोट आप अपने खातिर नहीं दे रहे हैं, ये वोट आप देश के खातिर दे रहे हैं, आप प्रदेश के खातिर दे रहे हैं। और इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप तय कीजिए कि प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है। आप तय कीजिए कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीपीआई-एमएल के साथ गठबंधन करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। एक दिन पहले बिहार के पालीगंज में हुई चुनावी रैली में उन्होंने टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वालों को चुनाव में सबक सिखाने की अपील की। उन्होंने आरजेडी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। राजद और कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर के आपके बीच में से छोड़ना चाहता। ये कोरोना से कम नहीं है। चलो, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ भारत के उच्च संस्थानों में नारेबाजी कर रहे हो, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। और यही कुत्सित मंशा के साथ ये लोग आकर के एक बार फिर से देश के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद और उग्रवाद को फैलाने की खुदकृत चेष्टा कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को हमें कतई सफल नहीं होने देना है। गुजरात के सूरत में लोगों से भरी एक चलती बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त बस में कई यात्री सवार थे जो तुरंत उससे बाहर आ गए, जिसके बाद बस तेज लपटों में घिर गई। कुछ ही देर में वो आग के गोले जैसी नजर आने लगी। बस की खिड़कियों से भीषण लपटें और काला धुआं उठता दिखा जो कई फीट ऊपर तक जा रहा था। धुआं निकल रहा था साइड में से, तो मैं नीचे उतरा, देखा, उतने में तो आग ज्यादा फैल गई। इस घटना की जानकारी जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली, वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गई। लपटों को शांत करने के लिए दमकल कर्मचारी काफी देर तक उन पर पानी की बौछार करते रहे। आग बुझने के बाद भी कुछ दमकल कर्मी बस के अंदर पहुंच गए। इस हादसे में किसी यात्री को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस पूरी तरह बर्बाद हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बाढ़ से प्रभावित बेलगावी समेत कई इलाकों का हवाई दौरा किया। भीमा नदी के आसपास बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं और भारी बारिश के बाद बैराज से छोड़ा गया पानी कई गांवों में भर गया है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सुबह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी रैलियां करेंगे। उनकी बुलंदशहर, अमरोहा और फिरोजाबाद में रैलियां होंगी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ रहेंगे। बांग्लादेश की क्रिकेटर संजीदा इस्लाम ने अपनी शादी से पहले एक फोटोशूट करवाया। इस फोटोशूट के लिए वो दुल्हन के कपड़े पहनकर क्रिकेट खेलती दिखाई दी। इन तस्वीरों को आईसीसी ने भी ट्विटर पर शेयर किया। बिहार चुनाव में पाकिस्तान के नाम की एंट्री पर घमासान छिड़ गया। राज्य में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने जमुई में हुई अपनी रैली में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। इस समय 2 ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। जिसके बाद कांग्रेस ने जवाब देने में देर नहीं की और बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर बिहार के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, रमजान, हिंदू, मुसलमान, अरे बिहार के लिए क्या है ये बताइए। दिलजीत दोसांझ और मनोज वाजपेयी की फिल्म सूरज पे मंगल भारी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 13 नवंबर को दिवाली से पहले रिलीज होगी। सूरज पे मंगल भारी, एक ऐसी नई बीमारी, सूरज पे मंगल भारी, सूरज पे मंगल भारी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पुलिस की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। बताया गया कि बदमाश रुस्तम के दोनों पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। रिश्ते सुधरने के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात का एक दल इजरायल पहुंचा। इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त को व्हाइट हाउस में एक अहम समझौता हुआ था, जिसके बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात का एक दल इजरायल पहुंचा। तेल अवीव के हवाई अड्डे पर उतरा ये विमान इजरायल के लिए भी बेहद खास था, क्योंकि इसमें संयुक्त अरब अमीरात के कुछ मंत्री और सीनियर अधिकारी सवार थे। इनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद हवाई अड्डे पहुंचे और सभी को मंच तक लेकर आए। वहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। इन समझौतों में दोनों देशों के लोगों के लिए वीजा शर्तों में ढील भी शामिल है। Today we are making history. We are making history in a way that will stand for generations.
संयुक्त अरब अमीरात ने भी इन समझौतों को शांति बहाली और खुशहाली के लिए जरूरी बताया। संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच इसी अगस्त एक समझौता हुआ था, जिसके बाद वो इजरायल से रिश्ते कायम करने वाला तीसरा अरब देश बन गया है। 2018 में सिविल सेवा परीक्षा दे चुके कुछ छात्रों ने 2011 के बाद परीक्षा नियमों में किए गए बदलाव के खिलाफ प्रयागराज में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि 2011 और 2015 के बीच अचानक नियमों में हुए बदलाव से उन्हें नुकसान हुआ और इसी पर नाराजगी जताने के लिए वो छात्र यूपीपीएससी के दफ्तर के बाहर जुटे। उन्होंने बैनर और तख्तियों के जरिए अपनी मांगों को सबके सामने रखा और हिंदी में परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारियों ने ये चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग लगातार आंदोलन और आमरण अनशन के माध्यम से अपनी मांग मनवाएंगे और सत्ता तक ये बात पहुंचाएंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान गुस्साए छात्र यूपीपीएससी के दफ्तर के सामने सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी जारी रखी। इन लोगों को शांत कराने के लिए कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने उनके बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है और उन्हें 48 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कमलनाथ के बयान की शिकायत की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारियों से मामले पर पूरी रिपोर्ट तलब की थी। आइए आपको सुनवाते हैं कमलनाथ का वो बयान जिस पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। यूपी के मथुरा में मौजूद बांके बिहारी मंदिर को खोले जाने की मांग पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मंदिर को कोरोना वायरस की वजह से 7 महीने बाद खोला गया था, लेकिन उसके कपाट 2 दिन बाद ही बंद कर दिए गए, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई और मंदिर के बाहर जुटकर जमकर नारेबाजी की और मंदिर को खोले जाने की मांग की। ये लोग हाथों में जलते हुए दिए लेकर मंदिर के बाहर पहुंचे और अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद वहां दिए रख दिए। हंगामे के बीच मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ जुटने का हवाला देते हुए सरकार के सामने अपनी बात रखी। छूट मिलनी चाहिए नियमों में, तभी समुचित दर्शन व्यवस्था बन पाएंगी। हंगामा कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। बिहार में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को काले झंडे दिखाए गए। बिहार के आरा में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के काफिले को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने दोबारा दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें सभी राजनीतिक दलों को प्रचार और रैलियों के दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। दिल्ली पुलिस ने शास्त्री पार्क इलाके से 21 पिस्तौलें और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही इन हथियारों को पहुंचाने के आरोप में एक आदमी को भी गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक आदमी पर अपनी 3 बच्चियों को नदी में फेंकने का आरोप लगा। जानकारी मिलते ही बचाव दल की टीम वहां पहुंच गई और एक बच्ची को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चियां लापता हो गईं। इस मामले के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विज्ञापन पर खर्चों वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर विज्ञापन के नाम पर सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। अपने विज्ञापन में 500 करोड़ रुपया खर्च कराते हैं। तेजस्वी के इसी बयान पर बीजेपी भड़क गई और बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने उनकी समझदारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई पोस्टर में हजारों करोड़ खर्च हो जाए, यह उनकी समझदारी दया के पात्र है। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए